किसी इंसान की पीठ से खून नहीं, रेत बहने लगे, डॉक्टर देखता रह जाए और सच छुपा लिया जाए। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी बीमारी जो इंसान को जिंदा पत्थर बना देती है। यह एक बहुत ही अजीब बीमारी थी। पीठ पर पत्थर जैसे उभार निकल आए थे। डॉक्टर ने धीरे से कुछ टुकड़े निकालकर लैब में जांच के लिए भेजे। तभी अचानक लेनम की पीठ से लाल रेत की धारा बह जाती है। हैरान डॉक्टर ने जल्दी से पट्टी लगाकर उसे ढकने की कोशिश की, पर लाल रेत बिल्कुल पानी की तरह बहती रही। उसने विश्वास न करते हुए फिर से देखा, लेकिन हालात वही थे। डॉक्टर ने लेनम को सच नहीं बताया और कहा कि कुछ नहीं हुआ है, और फिर से पट्टी बांध दी। दुनिया में एक संक्रामक वायरस फैला हुआ है। संक्रमित होने पर शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा सख्त होने लगता है। फ्रांस के एक अस्पताल में पत्थर बनने वाली इस बीमारी पेट्रिफिकेशन सिंड्रोम के मरीज भरे पड़े हैं। वे ठीक से हिल भी नहीं पाते और खांसी आने पर मुंह से धुआं निकलता है। अगर आपको यह बीमारी हो जाए तो मौत लगभग तय है। जैसे यह मरीज, जिसका पूरा शरीर कैल्सीफाइड चूने जैसा सख्त हो चुका है, हर मांसपेशी पत्थर बन गई है। अंत में वह अस्पताल में चुपचाप मर जाता है। मोरो इसकी आदी हो चुकी है, क्योंकि वह दिन भर अस्पताल में रहती है और अपनी बेटी अल्फा की ठीक से देखभाल नहीं कर पाती। एक दिन अल्फा शराब के नशे में एक ऐसी गलती कर बैठती है जिसका उसे जीवन भर पछतावा रहता है। वह है टैटू बनवाना। जागने पर अल्फा खुद को घर पर पाती है। मोरो ने उसे साफ कपड़े पहनाए, तभी उस नए टैटू का पता चला। उसकी माँ मोरो की सोच काफी सख्त थी। टैटू को लापता व्यक्ति की तरह देखते हैं। मोरो गुस्से से भर गई। रात में कमरे में लेटी अल्फा जितना सोचती उतना ही गुस्सा आता। उसने सामान बांधा और घर से भागने का फैसला किया, लेकिन तभी आसमान में तूफान आ गया। अल्फा न सिर्फ भागने में नाकाम रही, बल्कि उसकी जान भी खतरे में पड़ गई। चीख सुनकर मोरो आई, लेकिन उसे आसमान बिल्कुल सामान्य दिखा। उसे एहसास नहीं था कि जल्द ही उससे भी ज्यादा डरावनी घटना होने वाली है। अगले दिन स्कूल में अल्फा को बैठते ही बाजू में खुजली महसूस हुई। टीचर ने उसे ब्लैक बोर्ड पर आने को कहा। संयोग से उसी वक्त उसकी बाजू से खून बहने लगा। टीचर भी घबरा गए और उसे मेडिकल रूम जाने को कहा, लेकिन अल्फा विद्रोही थी। वह सीधे घर भाग गई। घर पहुंची तो पाया कि अंकल आए हुए हैं। उसकी माँ ने उन्हें अल्फा के कमरे में ठहराया, जिससे वह और भी नाराज हो गई और फिर से घर से निकल गई। उसके जाते ही मोरो और अंकल मुस्कुराए। यह अंकल भी उतने साधारण नहीं थे। पहले ड्रग्स की लत के कारण वह एक बार घर के बाहर गिर गए थे। मोरो ने उन्हें उठाया और 2 मिनट तक सीपीआर दी, तब कहीं जाकर वह बच पाए। इस बीच पत्थर बनाने वाली बीमारी तेजी से फैल रही थी। बाहर से दिखाई न देने पर भी सुरक्षा के लिए हर नागरिक का अस्पताल में ब्लड टेस्ट जरूरी था। टेस्ट कराते समय अल्फा ने देखा कि टीचर की एक दोस्त पूरी तरह पत्थर की मूर्ति जैसी बन चुकी है। अल्फा ने उन्हें हल्का सा अभिवादन किया और फिर अपना खून टेस्ट कराया। स्कूल लौटने पर खेल के समय फिर से अल्फा की बाजू से खून बहने लगा। उसकी सहपाठी डर गई और उस पर आरोप लगाया कि उसे वही बीमारी है। टीचर ने खून से सने बॉल को कूड़ेदान में फेंक दिया ताकि वे संक्रमित न हों। ये सच था कि अल्फा के शरीर से अकारण खून निकलता था। उसका गोल घुंघराले बालों वाला बॉयफ्रेंड भी डर गया, क्योंकि उन्होंने एक बार किस लिया था। अगर अल्फा संक्रमित है तो वह भी बचने वाला नहीं है। इस बात से नाराज अल्फा वहां से चली गई। बाद में वह माँ और अंकल के साथ दादी के घर पार्टी के लिए गई। शुरुआत में सब खुश थे, हंसी मजाक हो रही थी, लेकिन अचानक अंकल बेचैन होकर टेबल से उठ गए। मोरो को कुछ अंदेशा था, इसलिए वह उनके पीछे गई। अल्फा को भी यह अजीब लगा और वह भी बाथरूम की ओर गई, जहां उसने एक डरावना नजारा देखा। अल्फा स्तब्ध रह गई। भले ही उसे यह अंकल पसंद नहीं थे, लेकिन संक्रमित दादी को देखकर वह नहीं चाहती थी कि अंकल को इसका पता चले। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस अल्फा के चेहरे पर हाथ फेरा। बीमारी की आशंका के कारण स्कूल में अल्फा को सहपाठी तंग करने लगे। स्विमिंग क्लास में उन्होंने बदला लेने की ठानी। उन्होंने अल्फा को पानी में दबोचा और उसे डुबाने की कोशिश करने लगे। जब वह छूटकर भागने लगी तो उसके शरीर से फिर खून की धारा बहने लगी, जिससे पूरा पूल लाल हो गया। अल्फा असहाय महसूस कर रही थी। सिर्फ एक शक की वजह से उसे फ्रीक समझकर प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे तकलीफ होने पर भी सहपाठी उसे अभिशाप समझकर दूर भागते। अगले दिन टीचर ने मोरो से मुलाकात की। कई पेरेंट्स ने अल्फा की शिकायत की थी कि वह अन्य बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। ब्लड रिपोर्ट आने में अभी समय था, लेकिन सभी लक्षण उसी बीमारी की ओर इशारा करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि मोरो अल्फा को कुछ दिन घर पर रखे। मोरो अनमने से मान गई। डॉक्टर होने के नाते घर आकर मोरो को पता चला कि रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते लगेंगे। उसने एक और तरीका आजमाया। उसने अल्फा के शरीर का हर हिस्सा ध्यान से देखा, क्योंकि इस बीमारी में सांस लेने का तरीका भी बदल जाता है। पीठ पर कान लगाते समय अल्फा को जोरों की खांसी आई। अब लग रहा था कि बीमारी बढ़ रही है। अल्फा के होंठ भी सफेद पड़ गए थे
और वह माँ को अजीब नजरों से देख रही थी। अल्फा को भी कुछ गड़बड़ लगी। वह शीशे के सामने गई और अपना चेहरा देखकर सन्न रह गई। अब बेटी और भाई दोनों संक्रमित थे। मोरो रात भर जाग कर इलाज ढूंढने लगी। दोनों की हालत बिगड़ती जा रही थी। रातें दर्द में कटने लगीं। ये देखकर मोरो का दिल टूट गया। शायद यही ममता है। समय बीतता गया। अस्पताल भर चुके थे, लेकिन इलाज नहीं मिल पाया था। अल्फा और अंकल को दिन भर कमरे में बंद रखा जाता। लंबी बातचीत के बाद पता चला कि अंकल को यह बीमारी कम उम्र में ही हो गई थी। उनका सपना था दुनिया घूमने का, लेकिन बीमारी ने उन्हें पिंजरे की चिड़िया बना दिया। एक दिन वह और सहन नहीं कर पाए और भागने लगे, लेकिन मोरो ने रोक दिया। इलाज तो नहीं था, लेकिन बाहर जाने पर उनकी मौत जल्दी हो सकती थी। मोरो ने इस बार कमरे का ताला भी लगा दिया। रात में अल्फा सो रही थी कि अचानक कमरा टूटने लगा। छत धीरे धीरे नीचे आ रही थी। अल्फा एक पतली परत में दबने वाली थी। वह जान बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के सामने इंसान कितना कमजोर होता है। पता चला कि यह एक भयानक सपना था। अंकल ने अल्फा को जगाया। दोनों ने तय किया कि वे इस अंधेरे कमरे में नहीं रहेंगे। उन्होंने खिड़की से भागने का फैसला किया। कई महीनों बाद उन्होंने बाहरी दुनिया के लोगों से संपर्क किया। उन सभी चीजों को किया जो उन्होंने कभी नहीं किया था। अगर हालात नहीं बदल सकते तो उनका आनंद लिया जाए। लेकिन तभी रास्ते में अंकल का शरीर उनका साथ छोड़ने लगा। बीमारी बहुत बढ़ गई थी। अल्फा को बोझ न बनने देने के लिए उन्होंने अकेले जाने का फैसला किया। अब अल्फा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड के शरीर पर भी वही टैटू है। पता चला कि अल्फा को टैटू बनाने वाला उसका बॉयफ्रेंड ही था। उसने वही सुई अपने लिए भी इस्तेमाल की थी, इसलिए संभव है कि वह भी अब संक्रमित हो। अल्फा का मन खराब हो गया। उसे लगा कि उसने यह बात छुपाई थी। दिमाग शांत करने के लिए वह एक बस में बैठकर शहर में भटकने लगी। संयोग से उसने बस में अपने अंकल को भी देख लिया। उनके पास भी कोई ठिकाना नहीं था। वह भी बस में रात काट रहे थे। आखिरी स्टॉप आया। अंकल ने अल्फा से इंतजार करने को कहा। शायद कुछ लेने जा रहे थे, लेकिन वह लौट कर नहीं आए। अल्फा को बुरा एहसास हुआ। थोड़ी दूर जाते ही उसने देखा कि अंकल को फिर द्वारा पड़ा है। अल्फा के कुछ कहने से पहले ही अंकल बेहोश होकर गिर पड़े। अल्फा नजदीकी होटल में गई और माँ को फोन किया। मोरो तुरंत वहां पहुंची। वह अपने भाई से नाराज भी थी और उस पर दया भी आ रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकती थी। बेहोश भाई को देखकर उसे अल्फा के बचपन की याद आई, जब भाई ने उसके सामने ड्रग्स ली थी। छोटी अल्फा को समझ नहीं आया और उसने सोचा कि अंकल उसके साथ खेल रहे हैं। ड्रग्स और बीमारी के कारण अंकल की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। जल्द ही उनका शरीर पूरी तरह पत्थर जैसा सख्त हो गया और वे हिल भी नहीं पा रहे थे। मरने से पहले अंकल ने मोरो से विनती की कि वह उन्हें जिंदा रखने के लिए दवा न दें, बल्कि शांति से मरने दें। इतना कहकर उनका चेहरा स्थिर हो गया। उनकी आंखों में निराशा और असहायता थी। माई समझ गई, अब जीवित रहना उनके लिए मौत से भी बदतर था। भले ही दुख था, लेकिन मोरो ने उनकी इच्छा का सम्मान किया। इस तरह बीमारी के कारण अंकल की मृत्यु हो गई। उनकी आत्मा को शांति देने के लिए दोनों कार से अपने गांव लौटे। रास्ते में अल्फा को भ्रम हुआ कि अंकल जीवित हो गए हैं। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन फिर भी कार से उतरी। तभी उसने एक अजीब दृश्य देखा। हवा के साथ अंकल का शरीर धीरे धीरे रेत में बदलकर उड़ रहा था। इसके साथ ही यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पर दूसरी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।